हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान। बच्चों, तुम लोग कक्षा 8 में पढ़े होगे सोशल स्टडी, सामाजिक अध्ययन। तो उसमें जैसे इतिहास का कुछ पोर्शन रहता है, कुछ भूगोल का, कुछ नागरिक शास्त्र का, कुछ अर्थशास्त्र का। वही हम कक्षा 9 में जब हम लोग सोशल साइंस जो सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें 2 खंड होता है। पहला खंड में आता है इतिहास और राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र, और दूसरे खंड में आएगा भूगोल और अर्थशास्त्र। तो हम लोग आज दूसरे खंड का जो अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर है वो है संसाधन के रूप में लोग, पीपुल एज रिसोर्सेज। संसाधन के रूप में लोग, संसाधन मतलब जैसे हम लोग जानते हैं कि क्या है, हमारा जमीन भूमि संसाधन है, उस पर श्रमिक जो काम करते हैं वो संसाधन है, जिसमें हम पूंजी लगाते हैं वो संसाधन है, और जो उद्यमी जो साहसी होता है वो संसाधन है। उसी प्रकार एक मानव जो है वो भी एक संसाधन है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग से आशय किसी देश में कार्यरत लोगों के उत्पादन कौशल और क्षमताओं से है। मतलब किसी देश में जो लोग हैं उनको उनका उत्पादन कौशल, मतलब उनको ट्रेन किया जाए, उनको ट्रेनिंग किया जाए, उनके ऊपर खर्च किया जाए, उनके शिक्षा पर खर्च किया जाए, उनके स्वास्थ्य पर खर्च किया जाए, तो वो भी एक रिसोर्सेज के रूप में काम करेंगे। तो वही कह रहा है कि संसाधन के रूप में लोग से आशय किसी देश के में कार्यरत लोगों के उत्पादन कौशल और क्षमताओं से। मतलब जितने लोग ट्रेंड होंगे, कुशल होंगे, तो जब काम करेंगे तो हमारा क्या है, उत्पादन बढ़ेगा। जब हमारा उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगी, आय बढ़ेगी, जिससे देश की आय बढ़ेगी। तो मानव संसाधन, मानव संसाधन अन्य संसाधनों की तरह जनसंख्या भी एक संसाधन है, जिसे मानव संसाधन कहते हैं। तो मैंने बताया अन्य संसाधन जो है, जैसे भूमि हुआ, पूंजी हुई, भूमि हुआ, पूंजी हुआ, और फैक्ट्री में जो भी मशीन है वो एक प्रकार का संसाधन है। उसका एक मानव भी एक संसाधन है। तो अन्य संसाधनों की तरह जनसंख्या भी एक संसाधन है, जिसे मानव संसाधन कहते हैं। किसी देश के विकास के में जितनी भौतिक पूंजी की आवश्यकता होती है, किसी देश के विकास में हो गया, किसी देश के विकास में जितनी भौतिक पूंजी की आवश्यकता होती है, उतने ही कुशल मानव पूंजी की भी आवश्यकता होती है। अरे किसी देश के विकास में जितनी भौतिक पूंजी की आवश्यकता है, भौतिक पूंजी में क्या किया जाता है, जैसे भूमि हो गया, फैक्ट्री हो गई, उसमें जो मशीन लगे वो हो गया, ये सब भौतिक पूंजी हुई। किसी देश के विकास में भौतिक पूंजी की आवश्यकता होती है, उतनी ही कुशल मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः मानव पूंजी का शिक्षित व स्वस्थ होना किसी भी देश के उन्नति के आधार है। मतलब मानव पूंजी जो हमारे मानव संसाधन है, वो जितना ही स्वच्छ, मतलब जितना स्वस्थ आदमी काम करेगा उतना बीमार आदमी काम नहीं कर सकता है। या जितना जो शिक्षित आदमी है, ट्रेंड आदमी है, वो जितनी कुशलता से काम करेगा, तो अशिक्षित वो काम नहीं कर सकता है। किसी को कहता था मानव पूंजी का शिक्षित व स्वस्थ होना किसी भी देश के उन्नति के आधार है। तो इसको हम किताब में एक उदाहरण के माध्यम से एक उदाहरण दिया है कि शकल और विलास, 2 बच्चों का नाम है शकल और विलास, जो दोनों मित्र हैं, जो एक सेमापुर गांव में रहते हैं। तो जो शकल है, शकल के पिता का नाम है बूटा चौधरी और माता शीला है। शकल के पिता है बूटा चौधरी और माता शीला है। तो ये बूटा सिंह क्या खेती बाड़ी का काम करते हैं, और शीला जो है वो घर का काम करती है। तो दोनों लोग शकल पढ़ना चाहता है, ये दोनों लोग शकल का एडमिशन गांव के ही प्राथमिक स्कूल में करा देते हैं। फिर वो पढ़ने में पूरा रुचि दिखाता है, पूरा मेहनत से पढ़ता है, और वो इंटर पास कर जाता है। इंटर पास करने के बाद फिर अपने पिता को राजी कर लेता है कि हमको और पढ़ावे, तो उसको एक कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। तो कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण करता है, और जब कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो उसको एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती है। तो प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती है, तो शकल क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, एक सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है, और उस सॉफ्टवेयर से उस फैक्ट्री का उत्पादन बहुत ज़्यादा
बढ़ जाता है तो जो उसका बास होता है, जो उसका फैक्ट्री का मालिक होता है, तो उसका और प्रमोशन कर देता है। कहने मतलब शकल के ऊपर क्या है, और शकल स्वस्थ सही से भी स्वस्थ है तो शकल के ऊपर जो शिक्षा, उसके शिक्षा पर खर्च किया जाता है और उसके स्वास्थ्य की देखभाल होती है, तो वो एक कुशल मानव बन जाता है और वो उत्पादन में अपनी मदद करता है। जिससे उत्पादन बढ़ता है तो आय बढ़ती है, जब आय बढ़ेगी तो उसका जीवन स्तर भी ऊपर उठ जाएगा। लेकिन उसी का मित्र जो है, उसी का मित्र विलास है, वही उसी गांव में रहता है। विलास के जो पिताजी हैं वो मछली बेचने का काम करते हैं और माता जी घर का काम करती हैं। तो विलास का पढ़ने में मन नहीं लगता है और जब विलास के तब 2 साल का तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। जब सारा अब घर का जो बोझ है उसके माता के ऊपर आता है। ये माता भी वही काम करती है, गांव के जमींदार के जो तालाब है उससे मछली खरीदती है और ले जाकर बेचती है, जो किसी तरह से उसको एक दिन में 150 रुपये तक मिल जाते हैं, जिससे वो घर का खर्चा चलाती है। तो विलास का पढ़ने में मन नहीं लगता है और घर पर ही रहता है, अपनी माता का हाथ बटाता है और भाई बहनों की देखभाल करता है और धीरे धीरे उसको फिर वो गठिया का मरीज हो जाता है। तो गठिया का मरीज हो जाता है तो फिर घर पर इतना पैसा नहीं रहता उसको उसका इलाज कराया जाए, तो फिर उसका इलाज भी नहीं हो पाता है और वो भी क्या है, वो भी वही माता का काम ही करता है, वही मछली बेचने का काम करता है और फिर उसकी आमदनी नहीं बढ़ पाती है। तो कहने मतलब शकल और विलास दोनों में अंतर क्या है, शकल पढ़ने में रुचि दिखाता है और पढ़ता है, विलास नहीं पढ़ता है। शकल स्वस्थ है, विलास अस्वस्थ और गठिया का मरीज है। तो ये दोनों में बहुत ये अंतर है। मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य पर कहने मतलब जब शिक्षा और स्वास्थ्य पर जब खर्च किया जाएगा तो एक कुशल श्रमिक या कुशल मानव बनेंगे। और कह रहा है पुरुषों और महिलाओं की आर्थिक क्रियाकलाप। पुरुष और महिला दोनों काम करते हैं, तो दोनों का क्रियाकलाप में क्या है, तो इनको क्रियाकलाप को हम 3 स्तर में बांट सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्र में एग्रीकल्चर से संबंधित चीज़ें आती हैं, जैसे आपका कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, आपका डेयरी उत्पाद, मतलब जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या है, विनिर्माण उद्योग, यानी प्राथमिक क्षेत्र की जो भी चीज़ें हैं उनसे जब कोई चीज अन्य चीज़ का निर्माण होता है तो द्वितीय क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, गन्ना आएगा, लेकिन गन्ना से जब चीनी बन जाएगा तो चीनी क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती है, जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, ये सब तृतीय क्षेत्र में आकर मेरे द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में ये क्या करते हैं, सहायता का काम करते हैं, तो तृतीय क्षेत्र हो जाते हैं। और आर्थिक क्रिया भी 2 प्रकार की होती हैं, पुरुषों महिलाओं की आर्थिक क्रिया, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाएं वो होती हैं जहाँ लोग मानव काम करता है तो उसके बदले उसको पैसा मिलता है, उसको मतलब मजदूरी मिलती है, तो बाजार क्रिया हो गई। गैर बाजार क्रियाएं होंगी, जैसे मान लीजिए हम अपने खेत से कोई चीज़ उत्पादन करते हैं और उसको स्वयं उपभोग करते हैं, उसका हमको पैसा नहीं मिलता है, मतलब उसको खाने के काम में यूज हो जाता है, तो गैर बाजार क्रिया हो जाएंगी। और इसमें भी 2 प्रकार की क्रिया में आर्थिक क्रिया होती है, गैर आर्थिक क्रिया होती है। जैसे मान लीजिए विलास जो है वो मछली जब बेचता है तो उसको पैसा मिलता है, तो आर्थिक क्रिया हो गई। और विलास जब घर का काम करता है तो उसका पैसा नहीं मिलता, तो गैर आर्थिक क्रिया हो गई। जैसे कोई स्त्री मान लीजिए दूसरे घर जाकर झाड़ू पोछा करती है तो उसको पैसा मिलता है, तो आर्थिक क्रिया हो गया। वही जब अपने घर का काम करती है, झाड़ू पोछा करती है, तो उसको कोई उसका पैसा नहीं मिलता है, कोई मजदूरी नहीं मिलती है, तो गैर आर्थिक क्रिया हो गई। इसी का एक शिक्षक है जो वो अपने स्कूल में पढ़ाता है, जिससे जब उसको दूसरी जगह पढ़ाता है तो उसको उसका पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलता है। वही घर पर जब अपने बच्चों को पढ़ाता है तो वो उसको कुछ नहीं मिलता है, तो गैर आर्थिक क्रिया हो गई। बेरोजगारी,
बेरोजगारी, बेरोजगारी क्या है? तो बेरोजगारी वह स्थिति जिसमें प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक लोग रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, बेरोजगारी कहलाती है। मतलब वह स्थिति जो कि मार्केट में प्रचलित मजदूरी दर है उस पर वह स्वस्थ व्यक्ति है, वो काम करने का इच्छुक है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, तो बेरोजगारी है, वो बेरोजगार कहलाता है। बेरोजगारी दो प्रकार की होती है, एक मौसमी बेरोजगारी होती है, एक छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। तो मौसमी बेरोजगारी होती है जो सीजन के अनुसार, जैसे मान लीजिए गाँव में खेती का जब धान की गड़ाई हो गई, रुपाई हो गई, इसमें बरसात मौसम कोई काम नहीं है, तो ये मौसमी बेरोजगारी हो गई। मतलब कुछ समय तक काम मिलता है, कुछ समय तक काम नहीं मिलता है। और छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब जैसे गांव में है, जैसे खेती का काम है तो 4 लोगों का काम है, उसमें 8 लोग लगे हुए हैं, तो उसमें यदि हम 4 लोगों को हटा दिया जाए फिर भी तब भी उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 लोग जो उसमें है वो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, वो छिपे हुए हैं, उनको छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी ज़्यादा गाँवों में ही पाई जाती है, लेकिन मौसमी बेरोजगारी जो होती है वो गाँव और शहरों दोनों में पाई जाती है। और शहरों में एक और प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, शिक्षित बेरोजगारी। तो अगला क्या कहना, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो शिक्षा मानव संसाधन को कुशल बनाती है। शिक्षा है जो क्या है, मानव संसाधन उसको कुशल बनाती है, उसको और ट्रेंड बनाती है, जिससे वो अपने काम को और अच्छी तरह से कर पाता है। तो शिक्षा मानव संसाधन को कुशल बनाती है। शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाएं उसकी उत्पादकता में वृद्धि करती हैं। यानी शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाएं उसकी उत्पादकता में वृद्धि करती हैं, जिससे उसकी आय में वृद्धि होती है। और जब उन लोगों की आय में वृद्धि होगी तो हमारे राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। अगला है साक्षर व स्वस्थ जनसंख्या। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या जो होती है वो देश की परिसंपत्ति होती है, वह देश की एक पूंजी होती है। लेकिन साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या देश की परिसंपत्ति होती है, जबकि अशिक्षित और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। अतः साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या होती है देश की परिसंपत्ति होती है, लेकिन अशिक्षित और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। कोई भी देश अपनी जनसंख्या के स्वास्थ्य और शिक्षा पर निवेश करते ही विकसित देश बन सकता है। जितने भी विकसित देश हैं वो अपने मानव संसाधन पर, मानव को शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, जिससे विकसित देश बने हैं। जैसे मान लीजिए जापान में अधिकतर सुनामी आती है, भूकंप आते हैं, जिससे वो हमेशा उसको नुकसान होता रहता है। और वहाँ मतलब प्राकृतिक स्रोत भी कम है, लेकिन फिर भी वह विकसित देश है, क्योंकि वह अपने नागरिकों को की शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा खर्च करता है। वहाँ ज़्यादा लोग कुशल लोग हैं, वहाँ टेक्नोलॉजी अच्छी है, वहाँ प्रौद्योगिकी पर भी ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए वो आज विकसित देश है। भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था किया गया है कि राज्य सरकार ने 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों की सार्वभौमिक और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करावे। हर राज्य सरकार ने 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराती हैं। हमारे यहाँ भी कक्षा 8 तक के बच्चों को कापी, किताब, फीस सब कुछ फ्री दिया जाता है। उनके खाने की व्यवस्था भी स्कूल में है, मिड डे मील की व्यवस्था की है, ताकि बच्चे अधिक से अधिक संख्या में पढ़ें और साक्षर हों। भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी एवं मानव पूंजी में और कहा जाए जैसे भूमि है, श्रम है और जो भी भौतिक पूंजी है, उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? मानव पूंजी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव पूंजी जो है तो सक्रिय साधन है, और जो भूमि, श्रम और भी जो भौतिक पूंजी है वो निष्क्रिय साधन है, कि मानव ही उन पूंजी का इस्तेमाल अच्छी तरह से करके उत्पादन को बढ़ा सकता है। तो आज हम लोग इस संसाधन रूप में लोग ये चैप्टर को हम लोग आज समाप्त हो गए। धन्यवाद।